आरजे मीडिया डॉट लाइव के इस पॉडकास्ट में आज हमारे अतिथि हैं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक श्री सरजू राय जी। यूं तो सरजू राय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परिचय एक औपचारिकता है हमारे लिए। भ्रष्टाचार पे जिन कुछ राजनेताओं का जीरो टॉलरेंस रहा है उसमें एक प्रमुख नाम श्री सरजू राय जी का भी है। यूं कहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में श्री सरजू राय तीन मुख्यमंत्री से अदावत लेते रहे हैं, पंगा सीधा हुआ है। इसके अलावे कई प्रशासनिक पदाधिकारी से उनकी सीधी लड़ाई हुई। राजनेता और जननेता की एक जो छवि होती है, जनता की नजर में देखें तो श्री सरजू राय जी बहुत सटीक बैठते हैं। उस फ्रेम में सरजू राय जी बहुत सटीक बैठते हैं जो एक राजनेता और जननेता की आप इमेज हम लोग देखते हैं उसमें। आज के इस पॉडकास्ट में उनकी जीवन से जुड़ी, राजनीतिक जीवन से जुड़ी, व्यक्तिगत जीवन हो या फिर सामाजिक, उसके कुछ अनकहे अनदेखे पहलुओं को हम लोग उनके माध्यम से भी जानने का विचार करेंगे। कुछ जो जनता के हमारे पास सवाल आए हैं, कुछ हमारे सवाल हैं, उनको भी जानेंगे और श्री सरजू राय की विचार को भी हम लोग जानेंगे। जब आप पूर्वी के विधायक हुए थे तो मालिकाना को लेकर लोगों में बहुत उम्मीद थी। आपको जनता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उस समय काफी भारी मतों से विजयी बनाया और आप अभी पश्चिम में चल, तो लोगों का मालिकाना को लेकर जो है उसमें आपका कितना सपोर्ट रहेगा या उसका क्या रास्ता निकलेगा? मैं लोगों को मालिकाना अधिकार मिले इसके पक्ष में हूँ। विधायक के नाते मैंने विधानसभा में प्रश्न किया, शून्यकाल में उठाया, ध्यानाकर्षण भी किया मैंने मालिकाना हक के बारे में। हर बार एक ही जवाब आता था। जब आप लोगों की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उसमें 2017 में रघुवर दास जी कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि मालिकाना की कोई जरूरत नहीं है, हम लीज देंगे सब लोगों को, 10 डेसिमल तक का लीज देंगे। तो हर बार सरकार की तरफ से वही आदेश मेरे सामने रख दिया जाता था कि जब तक ये ऑर्डर खत्म नहीं होगा तब तक तो मालिकाना की बात हो ही नहीं सकती है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जिस रघुवर दास जी ने मालिकाना अधिकार देंगे, इसी बुनियाद पर उन्होंने कई बार विधायक हुए, मंत्री हुए, सब हुए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कैबिनेट से ऐसा निर्णय करा दिया है कि मालिकाना नहीं मिलेगा, जिसको लीज लेना हो अपनी जमीन का लीज ले लीजिए। अब आगे क्या होगा? तो मैंने उस समय भी कहा था कि देखिए कोई नहीं आएगा लीज लेने के लिए, केवल 3 लोगों ने अब तक आवेदन दिया है। अब आगे भी देखिए, ये सरकार और टाटा स्टील लोगों को मालिकाना देने के पक्ष में नहीं। मैं तो अभी भी हर स्थिति में हर प्रयास करता हूं। मैंने तो इतना तक कहा कि मानगो में भी सरकारी जमीन पर ही लोग बसे हुए हैं, आदिवासियों की जमीन पर बसे हुए हैं लोग। आपने वहां होल्डिंग नंबर दे दिया सभी घरों को और होल्डिंग टैक्स वसूलते हैं आप। मैं विधानसभा में नहीं कहा, भी कहा, भाषण भी दिया और सवाल भी उठाया कि आप जमशेदपुर की जो बस्तियां हैं जेएनएससी की, उनको होल्डिंग टैक्स तो दे दीजिए। हम माने कि मालिकाना की तरफ एक कदम बढ़ाइए। तो होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग नंबर देने, होल्डिंग टैक्स वसूलने पर राजी नहीं हुए, जबकि होल्डिंग टैक्स से काफी फायदा होता। टाटा स्टील को लगता है कि होल्डिंग टैक्स लगेगा तो हमारे जितने बिल्डिंग है, मकान, क्वार्टर है, हमको होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा उसमें से। तो इन लोगों ने पूरी तरह से कंपनी के प्रभाव में आकर इस सरकार को तो मिल गया था यही कि भाई आप भी मंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उसमें नगर विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि मालिकाना नहीं देंगे, हम लीज देंगे। तो मालिकाना का उम्मीद कम है। अब उम्मीद बिल्कुल कम है। मैं तो यही कहता हूँ भैया कि आप मालिकाना नहीं देंगे, और आप इतनी बड़ी संख्या है कि आप हटा भी नहीं सकते हैं कि लोगों को हम हटा देंगे, वहां से विस्थापित कर देंगे। मैंने यही बताया कि रघुवर दास जी जब अर्जुन मुंडा के सरकार में मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और नगर विकास विभाग के मंत्री थे, तो उन्होंने एक सर्वे कराया था। लीज समझौता 2005 का था, उसमें सब बस्तियों को लीज से बाहर किया गया। तो उसमें एक सर्वे कराया गया और ये कहा गया कि सर्वे मालिकाना देने के लिए कराया जा रहा है।
मैंने उस समय सवाल उठाया विधायक के नाते कि इस सर्वे से मालिकाना नहीं मिलेगा, और सर्वे केवल टाटा लीज के बस्ती का नहीं होता है। जब भी सर्वे होता है तो प्रशासनिक इकाई का होता है, या तो प्रखंड का होगा, या जिला का होगा, या पंचायत का होगा। नहीं तो आप सर्वे में कैसे होल्डिंग नंबर दीजिएगा। मतलब मेरे इस विरोध के बाद भी ये पास हुआ, और वही रघुवर दास जी जाके पलट गए 2017 में। तो मालिकाना हक जो नहीं मिल रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण ये है। अब जब हम लोगों की सरकार ने नहीं दिया, तो आज की सरकार तो पूरी तरह से समझौतावादी है। उसमें तो कई प्रश्न उठ रहे हैं कि टाटा ने जब एक्वायर किया, उसके पहले किसकी जमीन थी, क्या था, क्यों आपको मालिकाना दे दें। ये तो उनके विचार के भी खिलाफ है। मालिकाना का बड़ा मौका था, मिला था हम लोगों को उस समय। अगर हम लोगों की सरकार जो थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उसमें तय हो गया होता कि मालिकाना देंगे। ये तीन चीजें जो पूर्वी के विधायक के नाते मुझे कचोटती रही। एक तो मालिकाना, दूसरा मुहर्दा। मुहर्दा का इतिहास ये है कि 2005 में विधायक बना तो मेरे पास टाटा स्टील से उसमें संजीव पॉल हुआ करते थे, यूसो के एमडी। वो मेरे पास आए कि भाई साहब, ये वर्ल्ड बैंक का की एक स्कीम है कि बारीडीह, बागुन हाथू, बागुन नगर, बिरसा नगर, इन बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति वर्ल्ड बैंक कराएगा पायलट प्रोजेक्ट के नाते। ये प्रस्ताव है, आप देख लीजिए। और हम लोग वाशिंगटन गए हैं। वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी यही रहती है कि हमारी तरफ से कोई एक आदमी, सरकार या कोई प्राइवेट, वो सारी संरचना बना दे, हम उसकी जांच करेंगे, हमारे अनुरूप है तो हम पूरा पैसा उनको वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो वाशिंगटन गए, उससे एग्रीमेंट कर लिया हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कि हम आपके लिए बना देंगे, और हम लोगों का जो पानी है सिद्धोड़ा आज से, वही पानी पर्याप्त है, हम बस्तियों में दे देंगे पानी। मगर दिक्कत ये आ रही कि रघुवर दास जी वित्त मंत्री हैं, इसमें विदेशी मुद्रा आएगी, राज्य सरकार का एनओसी चाहिए इसके लिए। रघुवर दास जी एनओसी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दिखा है कि हमने ये पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री के नाते मिले हैं, वो नहीं दे रहे, अड़े हुए नहीं दे रहे। उस समय यूसुफ के खिलाफ बोलते थे, खूब बोलते थे रघुवर दास जी। आप उस समय का अखबार देख लीजिएगा। यूसुफ को मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो ठेकेदार संगठन है, ये तो टाटा स्टील का नहीं है, करके अपना मानते थे। तो उन्होंने नहीं दिया। अगर दे दिए होते तो वर्ल्ड बैंक की स्कीम के हिसाब से टाटा स्टील में जैसे जमशेदपुर में पानी मिल रहा है, वैसे ही बस्तियों में पानी मिलता। नहीं दिया तो इसके एवज में उन्होंने सरकार से निर्णय कराया कि मुहर्दा जलापूर्ति योजना बनाएंगे, नदी में दीवार बांध खड़ा करेंगे, इंटेक बढ़ाएंगे, ये सब उन्होंने किया। और जब ये स्कीम नहीं चली उनसे, जब मुख्यमंत्री हुए तो 2017 में जुस्को के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया कि जुस्को इसको ले, 60% जुस्को खर्च करेगा, 40% सरकार देगी, और इसके आधार पर ये मुहर्दा चले। तो शुरू में आपने इसका विरोध किया, फिर आप उसी को दे दिए बना के, और मुहर्दा को ठीक करने में तो नानी मर गई हम लोगों की। तो मालिकाना मुहर्दा और तीसरा म्यूनिसिपैलिटी, रघुवर दास जी जब वित्त मंत्री थे अर्जुन मुंडा की सरकार में, तो उस समय एक कानून पास हुआ था विधानसभा से कि जमशेदपुर को हम लोग नगर निगम बनाएंगे। हाईकोर्ट ने इसको चैलेंज किया, हाईकोर्ट में टाटा स्टील ने चैलेंज किया, हाईकोर्ट में टाटा स्टील हार गया। केवल टाटा स्टील ने यही डायरेक्शन दिया कि आपने जो मजमून बनाया है, एक्ट बनाया है, उसमें थोड़ा परिवर्तन करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। टाटा स्टील सुप्रीम कोर्ट गया, रघुवर दास जी उप मुख्यमंत्री हुए, उस पर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुए। वो भूल गए कि हमको नगर निगम बनाना है, और उन्होंने समझौता किया कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार केस वापस ले लेगी, सब वापस ले लेगी, और आगे तय होगा न ये नगर निगम बनेगा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा। तो मुहर्दा, मालिकाना, म्यूनिसिपैलिटी, ये जो तीन मुद्दे थे, ये तीन मुद्दे पर मैं जमशेदपुर के विधायक के नाते लगातार 5 साल तक लड़ता रहा।
विधानसभा के बाहर भी। मगर ये तो जिस सरकार में मैं था वही सरकार ने सारा कर्म कर दिया था। तो ये तीनों योजनाओं के मामले में जो विफलता मिली, लोगों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है, वो एकमात्र हम लोगों की सरकार, जिसको कहते हैं कि पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनी, सब बनी। और मैं तो आज तक कहता हूं कि उस समय भारी जो गलती हम लोगों से हुई, वह बाबूलाल जी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा था, उसके 6 विधायकों को तोड़कर भाजपा में लाया गया। क्योंकि भाजपा और आजसू दोनों मिलाकर बहुमत तो था ही आपका, 42 लोग थे, सरकार आराम से चल सकती थी। इन लोगों को तोड़ के लाया गया, और तोड़ के लाने में जो कर्म किया जाता है वो सब हुआ, वो सब सरकार में भी शामिल हुए। मगर अगला जो चुनाव हुआ उसमें आजसू से भी किनारा हो गया, हमको भी इन्होंने बाहर कर दिया। वो तो अलग विषय है, मैं बताऊंगा उसका कभी आपको। तो ये जो हुआ उस सरकार के समय में, उसका खामियाजा भाजपा को आज तक भुगतना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा निकट भविष्य में इससे उबर पाएगी। रघुवर सरकार के बाद जब उनको आप हराए, उसके बाद रघुवर की राहगीरी, चॉकलेट घोटाला समेत काफी आरोप लगा, उस पर जांच भी चला और ये प्रक्रिया में है। अब आप घटक दल होने के नाते या फिर पूर्वी से पश्चिमी किन कारणों से चले गए, उससे क्या लग रहा है कि मतलब ये जांच कोई समझौता के तहत रुका है या पूर्वी से पश्चिमी जाने की बात एक समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं, वो हमको बहुत पहले से कहते थे क्या जी मेरे साथ आ जाइए। तो मैं उनको कहता था कि भाई आप तो एक मित्र के नाते आप जो कहते हैं मैं मानता ही हूँ, समय आएगा देखेंगे हम लोग। तो मैं जब निर्दलीय था, यदि पटना गया तो उन्होंने कहा कि भाई छोड़िए, आप तो निर्दलीय हैं, मैं अनाउंस कर दूंगा आपका। तब मानिए नहीं मानिए, हमने कहा ठीक है भैया, जो दिन सही लगेगा मुझे अनाउंस कर दिए, हम आपके साथ आ गए। तो 2 साल पहले जो जिसको कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप डे होता है, उसी दिन उन्होंने अनाउंस किया। तो फिर उन्हें कयास लगा, अनाउंस कर दिया तो मैं जनता दल से जुड़ गया। अब मैं अड़ा था कि मैं पूर्वी से ही लड़ूंगा चुनाव। तो हमारे संजय झा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि हेमंत विश्व शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ मिले? बेहतर होगा कि रांची या गुवाहाटी के जब वो आते हैं दिल्ली, तो दिल्ली मिले आप। तय हो गया, दिल्ली मिला मैं उनसे। तो उस समय उनको ये पता नहीं था हेमंत विश्व शर्मा हो, तो मैंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। तो हमको उन्होंने कहा पहली मीटिंग में कि भाई साहब, भाजपा में आपको एडजस्ट करना आसान नहीं है, थोड़ा कठिनाई है, आप जनता दल यू ज्वाइन कर लीजिए और पटना जाके नीतीश कुमार से घोषणा करा दीजिए, व्याप्ता हो जाए कि आपने जनता दल ज्वाइन कर लिया, अब घटक दल हो जाएंगे, आपको हम लोग टिकट दे देंगे। और 2 सीट है, पूर्वी है और पश्चिमी है, दोनों में से जो चाहिए आप लड़िएगा। तो मैंने कहा कि हेमंत जी, मैं पूर्वी से ही लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि 5 साल तक तो मैंने कोई काम पश्चिम में किया नहीं है। हाँ भाई साहब, आपके ऊपर है। फिर उसके 15-20 दिन बाद दोबारा फिर संजय झा ने फोन किया, हेमंता विश्व शर्मा करेंगे। बाद फिर हम लोग बैठे, मैं गया दिल्ली गया। तो हेमंता विश्व शर्मा ने प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि भाई साहब, पश्चिम में बन्ना गुप्ता है, बड़ी मजबूत है, उनको कोई हराए ऐसा हमारे पास है नहीं कोई। आप पश्चिम जाएंगे तो भी हार जाएंगे, और पूर्वी की सीट तो हम लोग किसी कार्यकर्ता को देंगे तो जीत जाएगा, आप वहां चले जाए। हमने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ जी, मैं पूर्वी से ही लड़ूंगा। फिर लौट आया। फिर चुनाव के नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले फिर उन्होंने फोन किया संजय झा जी ने, मैं फिर गया। सब बातचीत में संजय झा शामिल रहते थे। तो इस बार हेमंता ने कहा कि भाई साहब देखिए, अब तो आप हम लोग के साथ आ गए हैं, सब हो गया है, पूरा संगठन चाहता है कि आप पश्चिम से चुनाव लड़िए। और अमित भाई का भी कहना है जो पश्चिम से लड़े, उनको लगता हो कि पूर्वी से हम लोग रघुवर दास को या उनके परिवार को देंगे, तो अमित भाई ने कहा है कि रघुवर दास या उनके परिवार को हम टिकट नहीं देंगे, आप पश्चिम चले जाइए।
फिर उन्होंने फोन लाया कि अमित शाह से बात करा दिया। अमित भाई ने कहा कि देखिए हम लोग आपको भाजपा का ही मानते हैं, एक रणनीति के साथ आप जनता दल यू में गए हैं, आप मानिए, हमारी बात मानिए और प्रधानमंत्री जी का भी यही मानना है कि आप पश्चिम चले जाइए, हम लोग भाजपा के किसी कार्यकर्ता को देंगे, रघुवर दास से उनके परिवार को नहीं देंगे। ये बात हुई, सबके सामने बात हुई। तो मुझे लगा कितना हम विरोध करें, नॉमिनेशन शुरू होने वाला था, मैं आ गया। अब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई दिल्ली में, तो अमित शाह ने कहा कि हम तो उनसे वादा किए हैं कि रघुवर दास से उनके परिवार को नहीं देंगे, ठीक है, वहां कोई कार्यकर्ता बताइए चुनाव लड़े। जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, इनका दिमाग पता नहीं कब क्या चलता है, ये जीत पर अड़ गए, राज्यपाल छोड़ा है, ये छोड़ा है, पार्टी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनके बहू को टिकट दे देना चाहिए। राज्यपाल उस समय तो नहीं छोड़े थे। हाँ, छोड़ दिए थे उसने। तो चुनाव शुरू होने के कुछ दिन पहले, भाई चुनाव शुरू होने के कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा, तो अंत में निर्णय अमित शाह ने कहा कि सरजू राय से आप लोग बात कर लीजिए जाकर, वो तैयार होंगे तो कोई एतराज नहीं है। कोई हमसे बात नहीं किया, तो जाकर कर दिया उन्होंने, बात हो गई, तब इनके बहू को टिकट मिला। तो रघुवर दास की बहू को टिकट मिला बाबूलाल मरांडी का। हाँ, बाबूलाल मरांडी जी ने ही फुट डाउन किया कि नहीं नहीं, पूरे देखना है, राज्य को देखना है, जमशेदपुर को देखना है, आसपास में हम लोग को नुकसान होगा, सब होगा। तो भी उन्होंने कहा था कि मुझसे बात कर ले, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। मुझसे बात भी करते तो मुझे भी तो चुनाव लड़ना था, बात करते भी तो मैं कहाँ अड़ता, उस स्थिति में था नहीं। और जमशेदपुर पश्चिम में इतना कठिन क्षेत्र हो गया था, 5 साल में बाहर था, पूर्वी में था, तो नॉमिनेशन किया मैंने। शुरू में बड़ी कठिन लग रहा था, और मैं आपसे कहता हूं कि भाजपा के जो भी प्रमुख नेता है ना जमशेदपुर के, ये सभी प्रमुख नेताओं ने चुनाव में मेरा विरोध किया। किसी को लगता था कि मैं यहाँ से जीत जाऊंगा तो ये सीट अब जनता दल यू की हो जाएगी, हम लोग को चांस नहीं मिलेगा, तरह तरह की बात होती थी। ये तो जब चुनाव तो कार्यकर्ता को लेकर रहता है उन लोगों कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता तोड़ लिए, मिला लिए, जोड़ लिए। हाँ, दूसरी तरफ कि हमको चुनाव मिला, चुनाव चिन्ह मिला, गैस सिलेंडर, ये लोग प्रचार करते थे कि भाजपा के रहते तो कमल फूल नहीं मिला होता। यहाँ की जनता तो कमल फूल पर देने के लिए आदि अभ्यस्त है। अब बहुत मेहनत करना पड़ा कि हम लोग, कमल ही सिलेंडर है, सिलेंडर ही कमल है, ये प्रचार कराने में। ये तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता है, उनको धन्यवाद दूंगा, वो इन लोगों के तमाम नखड़ा के बाद भी वो पूरी तरह से हमारे पक्ष में। संघ के जो स्वयंसेवक हैं, वो तो 100% से ज्यादा उन्होंने हमारे लिए मेहनत किया, तो इसी में तब मैं चुनाव जीत सका। ये रघुवर के खिलाफ उनका आपका वो लड़ाई जारी रहेगा या फिर? मेरी लड़ाई जारी है, मगर अब देखिए, मैंने हेमंत सोरेन के सामने भी 2 साल बीत गया, हेमंत सोरेन ने एसीबी जांच का ऑर्डर कर दिया, सब कर दिया। मुझे जानकारी मिली, मैं हेमंत सोरेन से मिला, मैं 3 बार मिला उनसे, मुख्यमंत्री रहते उनके पहली पाली में। एक बार मिला था कि अपने माइंस डिपार्टमेंट की इस फाइल पर दस्तखत कर दिया है, ये ठीक नहीं है, या पर कार्रवाई हो सकती है इसमें। दूसरी बार मैं यही मिलने के लिए कहा, मैंने कहा कि देखिए, जो रघुवर दास जी की सरकार में राजबाला वर्मा के संरक्षण में पल रहे थे माफिया टाइप तत्व, वो आपकी सरकार बनी तो सबके सब आपके पास आ गए 100%, और आपके यहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो रघुवर दास जी के समय तो राजबाला वर्मा इनको नियंत्रित करती थी, आपके समय ये खुद मुख्तार हो जाएंगे, आपको परेशानी होगी इसमें। तो वहां जो ग्रुप है, ये हेमंत सोरेन पर भारी रहा, और मेरे तमाम प्रयास के बाद भी जांच का आदेश हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हमने किताब लिखा है, इतना क्लियर कट मामला है कि कोई कर नहीं सकता है। तो मेरा तो संघर्ष जारी, घटक दल होना नहीं होना, मैं यही कहता हूं कि मैंने पिछले, जब से तो पूर्वी के विधायक के नाते जो विषय मैंने उठाया है, उस विषय को तो मैं फिर उठाऊंगा, उस विषय पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मगर
ये हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर झामुमो की एक बी टीम काबिज हो गई, जो मधु कोड़ा के समय से लेके आज तक इनके इंटरेस्ट को, भाजपा के हितों को प्रभावित कर रही है। और ये सबके सब जितना सुनते होंगे नाम माफियाओं का, जो जेल गए, जिनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते थे, ट्विटर पर देते थे, ये सबके सब पहले रघुवर दास जी के साथ थे। अब सब जेल, सब उनकी सरकार ही अब हेमंत सोरेन के साथ हो गए। और मैंने जब इन लोगों ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की बात की, तो मैंने इनके राष्ट्रीय नेताओं को कहा था कि आपसे उल्टा पड़ेगा ये, क्योंकि इसके पहले 2-3 मुकदमे मामले थे जिसमें आपने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं किया। उसमें करते तो कार्रवाई हो जाती इनके ऊपर। जैसे साहेबगंज इलाके का पत्थर घोटाला था, मेरा जो विधायक प्रतिनिधि था वही आज तक जेल में है। उस मामले को आपने नहीं उठाया। मैंने कहा आप इसलिए नहीं उठाए, ईडी ने जांच के बाद जो चार्जशीट सौंपा है, उस चार्जशीट में लिखा है कि 2020 से 22 के बीच में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना अवैध खनन हुआ पत्थर का, जितना अवैध परिवहन हुआ, उससे अधिक अवैध खनन परिवहन 2015 से 2019 के बीच में हुआ है, जो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री भी थे और खान मंत्री भी थे। अच्छा, इसलिए तो मैंने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं उस पर। फिर तीसरा मैंने कहा कि आपने एक अलग मामले में जेल में बंद कर दिया इसको, पूजा सिंघल को। तो जिस मामले में ईडी ने जांच करके पूजा सिंघल को दोषी पाया, जेल में बंद कर दिया, उसी मामले में रघुवर दास जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया हुआ है। मैंने कहा कि एक सीमा के बाद इसमें भी आप नहीं जा पाइएगा। और इस मामले में जो सिविल का मामला है, क्रिमिनल बना रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा हेमंत सोरेन का। तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, लाठी मजबूत होकर ही निकले। हाँ, मजबूत होकर कल्पना सोरेन के रूप में उनको एक, हाँ, जो भी आज जो स्थिति है उसमें वादी बहुत मजबूत है और सहानुभूति भी लोगों के साथ है। जो झामुमो का समर्थक नहीं है, उसके मन में भी हेमंत के प्रति सहानुभूति हो गई आज की डेट में। चुनाव के समय आप कहे थे कि जीतेंगे तो कदमा का केडी फ्लैट का बंद हुआ रास्ता खुलेगा। हाँ, लेकिन अभी उस रास्ते को मैं खुलवाने के लिए गया था। मेरे पास डीसी उसमें थे, आए, टाटा स्टील के लोग आए कि ऐसा करिए कि ये फ्लैट के बीच से होकर रास्ता जाता है। मैंने कहा कि आप लोगों ने इसको इसलिए बंद किया कि बगल में आपने बन्ना गुप्ता को फ्लैट दे दिया उसके बगल में। उन्होंने कहा कि देखिए एक कारण हो सकता है, मगर हम इसके बगल में, इसके चारदीवारी के बगल में एक समानांतर रोड बनवा देते हैं, तो जिस ट्रैफिक को जाना था इस रोड से होकर, वो इस रोड से होकर जाए। ये समझौता हुआ। तो इस कारण से मुझे उचित नहीं लगा कि मैं उसी जगह दरवाजा खुलवाऊं फिर से, और जब उसके 10 मीटर के बाद एक उसके वैकल्पिक रोड दिया, उन्होंने वैकल्पिक रोड बना दिया है। मेरी इनसे शिकायत है कि वैकल्पिक रोड को जितना चौड़ा होना चाहिए उतनी चौड़ाई नहीं है, थोड़ा कम है चौड़ाई उसकी। तो ये समझौता उनके साथ हुआ। इस नाते मैं कोई उदंडता नहीं करना चाह रहा था कि मैं उदंड की तरह व्यवहार करूं। आप पूर्वी से पश्चिम में आ गए, लेकिन जो आपके साथ कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो आपके समर्थन में आए, आज उनके लिए आपका क्या सहयोग रहेगा, या उनको अगर किस तरह की परेशानी? मैं पूरी तरह से पूर्वी में भी जनता दल यू के संगठन का मैं विस्तार मजबूतीकरण कर रहा हूँ। 15 अगस्त को झंडा फहराना है, मैं 2 जगह फहराऊंगा, एक बिष्टुपुर के अपने कार्यालय में और दूसरा बारीडीह के पुराने कार्यालय। जो हमारे साथ लोग आए थे वे एक तो भाजपा के पीड़ित कार्यकर्ता थे, दूसरे ऐसे लोग जो उस समय रघुवर दास जी का भाई भतीजा परिवार के कारण जो आतंक हो गया था जी, उस आतंक के खिलाफ लोग थे। तो मैं तो खुलकर कहता हूं कि आज भी अगर उस आतंक की स्थिति बनेगी, मैं खुलकर उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। और पूर्वी क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर हमने जो किया है 5 साल में, यानी आप विश्वास नहीं करिएगा, जो 20 साल में रघुवर दास जी ने नहीं वहां किया, वो सब काम हमने 5 साल में उसको करा दिया।
मोहियाडी के लिए अलग पानी की व्यवस्था हो गई, जितनी बस्तियां थी उसमें जो सो वो तैयार किया उन्होंने, क्या बिजली देंगे, पानी देंगे, और दिया उन लोगों ने। मुहर्रदा जलापूर्ति योजना का सेकंड फेज मैंने करा दिया, जो उस पर काम शुरू हो गया है। तो जो बड़े बड़े काम नहीं हो पाए थे मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए रघुदास जी रिजम में, मैंने सब काम करवाया। उसकी सारी की सूची है, कभी जरूरत होगी कोई चैलेंज करेगा तो हम लोग कहेंगे बताइए ये काम नहीं हुए थे, हमने किया। 2-3 चीज और है। एक पूरे राज्य स्तर पे हम लोग बात करना चाहेंगे कि सुदेश महतो और जयराम महतो का जो सिचुएशन है, उसमें सुदेश महतो को जयराम महतो जिस तरह से चैलेंज किए, आपको क्या लगता है आने वाले समय सुदेश महतो के लिए अच्छा रहेगा या फिर जयराम महतो लीड लिए रहेंगे? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है राजनीति में। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज ये स्थिति है, कल क्या हो जाएगी कोई कह नहीं सकता है। तो आज ही इसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर देना, ये भी संभावना है, कल दोनों ही मिल जा सकते हैं। अब इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा जो बड़े दल हैं, इनको स्थिति का सम्यक विश्लेषण करके अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना इतना नुकसान कर लिया है रघुदास जी मुख्यमंत्री रहते 5 साल में, और उसके बाद भी कि आज तो इनके लिए उठना मुश्किल हो गया है, खड़ा होना मुश्किल हो गया है जो स्थिति है। और एक नया समीकरण क्या हुआ कि आज भी जो कार्यकर्ता भाजपा में सही कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा के अनुरूप काम करते हैं, वो बेचारे प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं। और वैसे लोग जो अपने संसाधन के बल पर यहाँ से रांची तक दौड़ लगा सकते हैं। अब जमशेदपुर देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जमशेदपुर है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। शुरू से जमशेदपुर पूर्वी का अलग संगठन था और पूरे जिले का अलग संगठन था। आज भी वही स्थिति है। मैं तो यहाँ विधायक हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको भी अपना मानता हूँ, सबका काम करता हूँ बिना इस लालच के कि आगे हमारा समर्थन करेंगे। मगर लोग मेरे आते हैं, बताते हैं कि कैसे चलेगा, कोई संगठन ही नहीं है। पूर्वी के जो मंडल हैं उनका अलग अपना रास्ता है, और पूर्वी में भी जो कार्यकर्ता हैं उनका अलग रास्ता है। चूंकि जमशेदपुर में यहाँ की जो जनता है, वह जनता भारतीय जनता पार्टी की समर्थक जनता। अब लूल्हा लंगड़ा अच्छा बुरा किसी को टिकट देते हैं, लोग उसको वोट दे देंगे। मगर जिस दिन लोगों का भ्रम टूटेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान होगा। और जमशेदपुर में जो गुटबंदी भाजपा की लंबे समय से रही है, मैं तो यहाँ का प्रभारी था। अभय सिंह जी जिस समय जिला अध्यक्ष थे, उस समय मुझे याद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनानी थी। जिला की तरफ से अभय सिंह ने प्रोग्राम तय किया था, कैलाश भाई को बुलाया था, और रघुदास जी ने उसका पैरल एग्रीको मैदान में अपना किया था उन्होंने। तो कैलाशपति जी दुखी थे, मैं तो उसमें प्रभारी के साथ सीमित भूमिका थी। तो शुरू से ये होते आ रहा है, और मुझे लगता है कि भाजपा नहीं चाहती जो जमशेदपुर में आज हो रहा है, कल प्रदेश में वही होगा। बिहार से आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा, अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है। 2-3 प्रश्न उसमें से है कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी कंटिन्यू करेंगे, या गठबंधन ने जो बार बार फेरबदल किए हैं उससे उनकी छवि को नुकसान होगा? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के अलावे एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए चाहे वो चिराग पासवान हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या मांझी जी हो, ये सबके सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि चेहरा तो नीतीश कुमार का ही रहेगा इसमें। और नीतीश कुमार ने अद्भुत काम किया है बिहार में, कोई जाके देखे। मैं तो जाता हूँ, महीने में 2 बार कम से कम जाता ही हूँ। मेरी तो नीतीश कुमार से व्यक्तिगत मित्रता है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा निजी मित्रता है। इसलिए मैंने साफ कहा है कि भाई चुनाव आ रहा है, जितना जनता दल यू के लोग मेरे लिए कहेंगे कि आपकी ये भूमिका होगी, मैं उतना ही वर्क करूँगा। अपनी तरफ से मैं कोई प्रयास अलग नहीं करूँगा। हाँ, इनको अगर लगेगा कि मेरी कोई भूमिका नहीं हो सकती है, तो जो हमारे
परिचित हैं, मित्र हैं, पारिवारिक रिश्ता है, वो कहीं से खड़ा होंगे तो मैं उनके लिए चुनाव में जाऊंगा। आपको बिहार से चुनाव लड़ने का कोई न्योता मिला? नहीं, ये सवाल ही नहीं है। अभी तो मेरे 1 साल गृह में क्षेत्र हुआ से? है। हाँ? अपने गृह क्षेत्र से? नहीं, नहीं, गृह क्षेत्र एक सवाल ही नहीं है। बिहार में मैं चाहता तो मैं बिहार से पार्लियामेंट का चुनाव लड़के वहाँ गया होता। नीतीश कुमार ने तो मुझसे कहा था कि आप बिहार आ जाइए, आप जो कहिए मैं कर देता हूँ, ये भाजपा के लोग हैं, हमारे साथ हैं, हम जो कहेंगे मानेंगे लोग, आप आ जाइए। जब मैं चुनाव हार गया था 2009 में, 5 साल तक, 2014 तक, जब भी मैं उनसे मिलता था तो नीतीश से ही कहते थे कि आप आ जाइए, आप राज्यसभा जाना चाहिए, यहाँ आपको कैबिनेट में ले लेते हैं, एमएलसी बना देते हैं। मैंने कहा कि नीतीश जी, एक बार मैं हार गया हूँ, दोबारा मैं जीतूंगा तभी मैं आऊंगा। और नीतीश जी पब्लिकली उड़ाना दे देते हैं 150 लोगों के बीच में कि पागल है इनका। मैं कह रहा हूँ कि आ जाइए, वहाँ टिके हुए हैं, झारखंड में टिके हुए हैं। तो उनसे मेरे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते निहायत व्यक्तिगत स्तर पर है। हम लोग, दाढ़ी मूछ नहीं थी तब से कॉलेज में हम लोग ने साथ पढ़ाई किया, एक कॉलेज, एक सेक्शन में, एक हॉस्टल में भी रहे हम लोग। वो उस समय समाजवादी योजना सभा के लिए काम करते थे, मैं विधानसभा के लिए काम करता था। वो लड़ाई रहती थी और व्यक्तिगत संबंध हम लोग के आज भी बने हुए हैं। प्रशांत किशोर को आप वहाँ किस रूप में देख रहे हैं, उनका जो अभियान चल रहा है? प्रशांत कुमार जी ओजस्वी भूमिका निभा रहे हैं, चीज़ों को रख रहे हैं। अब इस चुनाव के समय कोई कमेंट करूँ तो उनको भी लगेगा कितना हमसे अच्छा संबंध रहा है उनका, मैं उनके खिलाफ में कुछ कह रहा हूँ। तो जब तक जनता दल उनके खिलाफ कोई पक्का स्टैंड नहीं लेता है, तब तक अपनी तरफ से मैं उनकी संभावनाओं के बारे में कोई आकलन प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ पब्लिक में, क्योंकि मेरे बेहतर संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं उनसे। नेक्स्ट जनरेशन में बिहार में आपको प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, इस समय से कौन आपको बेहतर लगता है नीतीश के बाद? अगर जनरेशन देखिए, इस रूप में हमने देखा नहीं है। प्रशांत जी हम लोगों के साथ चुनाव के आंकड़े के बारे में काफी संवेदनशील रहे हैं। चिराग पासवान तो हम लोग के दोस्त थे, रामविलास पासवान उनके पुत्र हैं। और तेजस्वी के पास लालू यादव की विरासत है। आज भी जो समर्थन का आधार समूह है लालू प्रसाद जी का, वो तेजस्वी के साथ है। वही उनका प्लस भी है, वही उनका माइनस भी है, जो विरासत लालू जी की है। आपके व्यक्तिगत नजर इस तीनों से बेस्ट है? बेस्ट तो नहीं कर सकते, मजबूत कर सकते। तीनों में से तेजस्वी मजबूत है, बहुत अधिक मजबूत है। और एनडीए के साथ तेजस्वी का सीधा सामना होगा। आपका व्यक्तिगत है, पर एक सवाल आया है, आपके बाद आपका वारिस कौन? मेरे बाद कोई मेरे वारिस का नहीं है। जो लोग योग्य होंगे अपना आना चाहेंगे। मैं अपनी तरफ से, देखिए 75 साल से अधिक मेरी उम्र हो गई। अगला चुनाव आएगा तो मैं 80 साल का हो जाऊंगा। कोई हम लोग बाय डिजाइन तो पॉलिटिक्स में आए नहीं है, परिस्थितियां बनती गई कि राजनीति किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, सवाल नहीं है और अच्छा भी नहीं है। हमारे घर परिवार का कोई भाई भतीजा कोई है, अगर उसमें योग्यता होगी, क्षमता होगी, वो काम करना चाहेगा तो अपने बलबूते जो कर ले। मेरे लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जनता दल यू के हैं, भाजपा के हैं, या हमारे परिवार का कोई है, सब एक समान है, एक बराबर है। इसलिए मैं इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ और अपने क्षेत्र में पहले भी नहीं करता था, आज भी करता हूँ कि आप लोग मिल बैठ के तय कर लीजिए क्या करना है। आप लोग जो तय कर लेंगे उस पर मैं दस्तखत कर दूंगा। तो सामूहिक रूप से लोग तय करते हैं कौन काम कहाँ होना है, विधायक मण्डल कहाँ होना है, जिला योजना में कहाँ जाना है, ये सब लोग करते हैं। और हर जगह मैंने एक समूह बना दिया है मंडलों में। मुझको कोई फोन करता है तो मैं उनको फोन करता हूँ, यही फलाने से फोन आया है, अब देखिए समस्या क्या है। जो सबसे अहम सवाल है, ये हमारा अंतिम ही सवाल है कि क्या सरजू राय जी को डर नहीं लगता? ये डर नहीं लगने वाला सिचुएशन ये कब से हुआ, या कहां से आपके पास वो ताकत आई जहां से आप बड़े बड़े लोगों से, पदधारियों से हो, चाहे मतलब लालू यादव, मधु कोड़ा, नटराजन, रघुवर दास और ढुल्लू महतो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप लड़ते गए, आपकी जब से वैसे बॉडी लैंग्वेज या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की लड़ाई की नहीं है, और कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किए,
तो ऐसा क्या चीज है जो कि आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं कुछ मुद्दे उठाता हूँ और मुद्दे उठाता हूँ तो उसके रास्ते में कोई आ जाए, वो लोग आ जाते हैं। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उनका विरोधी हूँ इसलिए कि मैं मामला उठा दूँ, ये नहीं, एक भी नहीं है। व्यक्तिगत नहीं है। शुरुआती दौर पे तो तपेश्वर सिंह जी थे, प्रॉपर्टी माफिया थे, तो मैंने 82 से 87 तक उनके खिलाफ अभियान चलाया। अंत में सारी संस्थाएं सुपरसीड हुई, ये हुआ, उस समय मैंने किया था। तो मैं ये लेता हूँ कि मुझे लोग बहुत हल्के से लेते हैं, कहते एक आदमी है, कुछ कर रहा है, चल रहा है रास्ता में, इसलिए मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। और डरने की क्या बात है, फिर कोई डराता नहीं है, डराए तब तो आदमी डरे या नहीं डरे। तो आपको दबाव नहीं आता है कि इनसे हट जाइए? नहीं, आता है, जरूर आता है। पर मैं यही कहता हूँ, मैं आप ये बता दीजिए कि मैं जिस मुद्दे को उठा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। सही नहीं है, मैं आज वापस हो जाऊंगा। अगर सही है तो फिर आपको मेरा रास्ता नहीं रोकना चाहिए। आज के युवा जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति में जाना चाहेंगे, उनके लिए आपके अनुभव के आधार पर क्या संदेश होगा? राजनीति में जाना चाहिए या फिर जो एक तौर तरीका है धीरे-धीरे राजनीति, दूसरे मतलब बिजनेस करते हुए जो राजनीति करते हैं वो चलना चाहिए? अब राजनीति अब एक कैरियर हो गया है। हम लोग जिस समय काम करते थे, चाहे जनसंघ हो या सोशलिस्ट पार्टी हो या कोई भी हो, उसमें लोग अपने नीति सिद्धांत के लिए काम करते थे कि भाई हम ये चाहते हैं, ये होना चाहिए, इसके लिए जो दल है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। कभी ये नहीं रहता था कि हम कुछ बन जाएंगे, इसके लिए तालतिक लड़ाए। संगठन ने तय कर दिया, आपको कोई पद मिल गया और बड़ी पारिवारिक माहौल रहता था उसमें। मगर आज की राजनीति तो कैरियर की राजनीति हो गई है। लोग आते ही इसलिए हैं कि हम यहाँ से विधायक बन जाए या वार्ड कमिश्नर बन जाए, और इसमें आपस में ग्रुपबाजी होती है, एक दूसरे के खिलाफ लोग करते हैं। तो वो माहौल जिसमें उन्होंने काम शुरू किया था, उस माहौल में आमूल चूल परिवर्तन आज हो गया है। तो अब पार्टियां भी इसे समझौता कर रही हैं। विज्ञान तकनीकी ने में जो विकास हुआ है उसमें भी है। नहीं तो आज तो लोग IAS IPS रिटायर करते हैं और जाना चाहते हैं, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। एक दार्शनिक ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट टू स्काउंड्रल्स। मतलब जो स्काउंड्रल होते हैं उनके लिए अंतिम शरणार्थी राजनीति है। किसी ने बहुत पहले कहा था। तो आज तो अंतिम नहीं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया है, ऐसे लोग आ रहे हैं। और अब देखना है कि अपने सिद्धांतों के साथ, हम लोग तो भाजपा के साथ काम किए, एक विचारधारा की लड़ाई थी, सनातन परंपरा के अनुसार शासन चलेगा या विदेशी विचारों के अनुसार शासन चलेगा, मोटा मोटी का ये तो ये था। हम लोग परंपरावादी थे, सनातन संस्कृति के हिसाब से राजनीति चले, निर्णय हो, काम हो, भारत आगे बढ़े। इसलिए आज के राजनीति में जो युवक आएगा वो अपना रिस्क लेके वो आए हो। पहले लोग काम करते थे, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। अब तो महत्वाकांक्षा के साथ आ रहे हैं, तो खतरा आपको मोल लेना पड़ेगा कि भाई आप देख लीजिए क्या हो।